अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 एफएससी पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू 21 तक एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 इज टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी ज़ीरो, एक्सप्लेन। कि दो वेक्टर्स हैं, उनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स है, क्या उनका सम ज़ीरो हो सकता है? नहीं, उनका सम नहीं ज़ीरो हो सकता। देयर सम कैन नॉट बी ज़ीरो। इसकी रीज़न क्या है? फॉर द सम ऑफ वेक्टर्स टू बी ज़ीरो द वेक्टर्स मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड विद अपोजिट डायरेक्शन। कि हमारे पास उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उनकी अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, तब जाकर वो वेक्टर्स यानी कि उनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकता है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से समझें। आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ, कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और उनकी सेम लेंथ है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। सबसे पहले आप कंसीडर कर लें दो वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये इक्वल मैग्नीट्यूड्स हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है ना। अब ये फिगर में देख सकते हैं कि ये ए वेक्टर्स है, ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर, और हमने बी नेगेटिव वेक्टर को भी यहाँ पर कंसीडर किया है। अगर आप इनका दोनों साइड पर रिजल्टेंट ले लें तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, हमें ये वेक्टर मिल जाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है ना। अब हम इनके रिजल्टेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। देखें क्या आंसर आता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ए स्केयर इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ई हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर बचता है। अब आप देख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है। ठीक है ना, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो हम a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी हम यहाँ पर लिख कर ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ज़ीरो आता है। तो ये वेक्टर्स का भी एक रूल है कि दो वेक्टर्स अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। इट शोज दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने परपेंडिकुलर वाला पार्ट तो इसका सॉल्व कर लिया है, यानी कि प्रूव कर लिया है। अब हम इसका पार्ट भी, यानी कि क्या इनकी सेम लेंथ है दोनों वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले r इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लें। तो हम लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और इसी तरह इसकी सेकंड यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है r इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसका भी मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ए स्केयर प्लस माइनस बी होल का स्केयर। अब ये माइनस जो है इस स्केयर की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वही आंसर आता है जो कि इक्वेशन नंबर 1 में शो हो रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इज इक्वल टू आर डैश। ठीक है ना, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गई है एंड ऑफ द सेम लेंथ, कि ये आपस में सेम लेंथ के हैं, यानी कि इनका इक्वल मैग्नीट्यूड ही है। Now question number 14. The two vectors to be combined have magnitudes 16n and 35 newtons. ठीक है ना, pick the correct answer from those given and tell why is it the only one of three is the correct. ठीक है ना, आपने इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, लाइक MCQs। ठीक है ना, तो A1 हमारे पास 16 न्यूटन के बराबर है और A2 हमारे पास 35 न्यूटन के बराबर है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो 70 न्यूटन करेक्ट होगा। इसके हम रीज़न अब देखते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू पे अगर देखा जाए बोथ वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, तो आप इनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास 60 प्लस 35 95 आया है। कैन नॉट बी, क्योंकि ये 100 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो है 100 जो है 95 और 25 में लाई नहीं करता। ठीक है ना, इसी तरह फॉर मिनिमम वैल्यू
अगर हम इन दोनों को माइनस करवाएं a1 और a2 को, बोथ वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हम 60 माइनस 35 करवाएं तो 25 इसका आंसर आता है, जो 20 न्यूटन भी नहीं हो सकता। तो 70 कैसे करेक्ट है? 70 इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये 95 और 25 के दरमियान में लाई करता है, जबकि 100 और 20 इसमें लाई नहीं करते, ठीक है ना। 100 भी आउट ऑफ द रेंज है और 20 भी आउट ऑफ द रेंज है। सो 70 एंड 70 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। Now question number 15. Suppose the sides of a closed polygon represent vector arrange head to tail rule. हमारे पास एक पॉलीगॉन है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास वेक्टर्स हैं जो कि हेड टू टेल रूल से ऐड हुए हुए हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स? उनका क्या सम हो सकता है? उनका सम ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो होगा? बिकॉज द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट्स द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, कि हमारे पास पहले और आखिरी वेक्टर्स की टेल और हेड कंसाइड कर रही है, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमारे पास 6 वेक्टर्स हैं और उनका सम क्या आता है? ज़ीरो आता है, यानी कि इनका रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो ही होगा। Now question number 17. If all components of the vectors a1 and a2 were reversed, how would this alter a1 cross a2? कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a1 और a2, हम इनके कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देते हैं कि तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा a1 क्रॉस a2 पर? इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं a1 को अगर हम माइनस a1 लिखें, फिर a2 को हम माइनस a2 लिखें और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो माइनस माइनस से कैंसिल आउट होकर वापस a1 क्रॉस a2 ही बन सकता है। सो देयर विल बी नो इफेक्ट इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 एंड a2 आर रिवर्स्ड, ठीक है ना। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18. नेम द डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर हम दो वेक्टर्स को सपोज कर लेते हैं तो वो हमारे पास कब ज़ीरो होंगे, ठीक है ना। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो कब ज़ीरो होंगे। तो अगर पहली कंडीशन देखते हैं, a1 इज़ अ नल वेक्टर। जाहिर सी बात है कि अगर एक वेक्टर नल वेक्टर होगा तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। a1 इज़ अ नल वेक्टर, ज़ीरो क्रॉस a2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह a2 इज़ अ नल वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं तो उसका आंसर भी ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। a1 क्रॉस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर a1 क्रॉस a2 आर पैरेलल हैं, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, अगर ये आपस में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हैं तब भी इनका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। ये देख लेते हैं हम कि a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू a1 a2 साइन थीटा, और थीटा को हम अगर ज़ीरो ले लेते हैं मतलब पैरेलल है, तो आप देख सकते हैं कि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और टोटल आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह एंटी पैरेलल में हमारे पास आप देख सकते हैं कि 180 का एंगल बनता है, ठीक है। 180 भी, साइन 180 भी हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो होता है। सो टोटल आंसर विल बी ज़ीरो। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास जिसमें हम देख सकते हैं कि a1 क्रॉस a2 ज़ीरो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20. अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, शो बाय डायग्राम द कन्फिगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स विल बी मिनिमम। यानी कि एक पिक्चर है, आपने उसको वॉल से सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। अब आपने बताना है कि उसके जो दो स्ट्रिंग्स हैं उस पर मिनिमम टेंशन कब एक्ट करेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो है 90 डिग्री। द कन्फिग्रेशन शोन इन द फिगर विल हैव मिनिमम टेंशन व्हेन वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हम अभी प्रूव कर लेते हैं। ये देखें, अगर आप ये पिक्चर को गौर से देख रहे हैं तो इस पिक्चर में आप देखें कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो हम जितनी भी हमारी इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं वो क्या हैं? ज़ीरो आएंगी, क्योंकि सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं तो टेंशन जो कि एक स्ट्रिंग में है, फिर दूसरी स्ट्रिंग में है, टी प्लस टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। हमने ये टॉपिक में पढ़ा है कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं वो नेगेटिव कंसीडर की जाती हैं। सो 2t माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इस टेंशन को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि इसके वेट के बराबर आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से सिर्फ टेंशन को अलग कर दें तो हमारे पास टेंशन किसके बराबर आ जाएगी? वेट ओवर 2c 2 साइन थीटा, ठीक है ना। अब हम इसमें थीटा जो है 90 डिग्री पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास उसी में ही
मिनिमम टेंशन आएगी। सो T इज इक्वल टू W/T, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करें तो हमारे पास टेंशन मिनिमम आएगी। और अगर आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पिक्चर में भी 90 डिग्री का एंगल लगाया है। अब अगर आप ये देखें कि अगर हम स्ट्रिंग्स को एक ही कील पर यानी कि सस्पेंड करें तो वहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हमने मिनिमम टेंशन का पता करना है तो आपने 90 डिग्री का एंगल रखना है और दोनों स्ट्रिंग्स पर 90 डिग्री का एंगल रखना है, तो आपको मिनिमम टेंशन वहाँ पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या कोई बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द यानी कि रोटेट कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट बिकॉज मोमेंट आर्म विल बी जीरो। इस सिचुएशन में हमारे पास जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि आप अपने मोबाइल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर अपनी उंगली रखें और उसको रोटेट करें तो यहाँ पर साफ प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर टॉर्क बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट आर्म बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ़ वी कैन से आर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि मोमेंट आर्म यहाँ पर ज़ीरो होगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर आर ज़ीरो पुट किया जाए तो टोटल टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर था कि टॉर्क यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट नहीं कर सकती। सो ये था क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वो मैं इस लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको वो देखने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चंस को लेकर देन कमेंट्स प्लीज़, मैं आपको क्लियर करूँगा। सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।